हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। लास्ट क्लास हम सभी ने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मैंने आपके लिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप भी पढ़ा दिए थे, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशंस और नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशंस। ठीक है, आज हम हमारे नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ओर बढ़ रहे हैं और वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे, जिसमें से फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ ली थी, रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड हम पढ़ रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं। किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये वाली चीज़ की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो हम समझ लेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। और बॉइलिंग पॉइंट समझने से पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। देखिए, तीन स्टेट होती हैं, हमें पता है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक, तीन स्टेट होती हैं फंडामेंटली। अब इन तीनों स्टेट का यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस का वेपर प्रेशर अलग अलग होता है। तीनों का वेपर प्रेशर होता है। सॉलिड का भी वेपर प्रेशर होता है, लिक्विड का भी वेपर प्रेशर होता है और गैस का भी वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, अब आपको याद क्या रखना है कि जो गैस है, गैस का वेपर प्रेशर होता है मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा तीनों में। सॉलिड, लिक्विड और गैस में से सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर किसका होता है? गैस का। उसके बाद किसका होता है? लिक्विड का। और सबसे कम मिनिमम किसका होता है? सॉलिड का। ठीक, तो सॉलिड का जो वेपर प्रेशर होता है वो मिनिमम होता है। लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो गैस से कम और सॉलिड से ज़्यादा। सॉलिड का सबसे कम, गैस का सबसे ज़्यादा और लिक्विड का मीडियम। ठीक, अब होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई लिक्विड स्टेट वाला आपने कंपाउंड लिया। उस लिक्विड स्टेट वाले कंपाउंड के वेपर प्रेशर को आपने बढ़ाना शुरू करा। अच्छा बताइए, वेपर प्रेशर को आप बढ़ाएंगे, गैस का लिक्विड का वेपर प्रेशर मीडियम है, ना बहुत ज़्यादा कम है ना बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। मतलब गैस का तो सबसे ज़्यादा और सॉलिड का सबसे कम और लिक्विड का मीडियम बीच में। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई लिक्विड है और इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है मीडियम, इसको आपने बढ़ाना शुरू किया। अच्छा, बढ़ाएंगे तो ये किसकी तरफ अप्रोच करेगा? सॉलिड की तरफ या गैस की तरफ? जाहिर सी बात है, बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम की तरफ आएगा ना, ज़्यादा होगा तो देखिए गैस का वेपर प्रेशर बढ़ा, आपने बढ़ाया 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 और मान लो कि गैस का वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते इतना हो गया जितना कि गैस का होता है, तो ये लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा? गैस में। ठीक है, और मान लीजिए कि लिक्विड का वेपर प्रेशर आपने कम करना शुरू किया। अगर आपने लिक्विड का वेपर प्रेशर कम करना शुरू किया तो कम करने पे क्या होगा कि कम होते होते मान लो सॉलिड के बराबर हो गया, यानी मिनिमम कम। तो लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होते होते जैसे ही सॉलिड के बराबर होगा यानी मिनिमम होगा, तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। बात समझ रहे हैं? मैं वेपर प्रेशर से आपके लिए स्टेट्स को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, वेपर प्रेशर बढ़ता है कैसे? टेम्परेचर बढ़ाने पे। किसी भी लिक्विड का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। और मान लीजिए कि वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते गैस के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया तो वो लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा? गैस में। और उसी टेम्परेचर को हम क्या बोल देंगे? बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? बॉइलिंग पॉइंट के लिए डेफिनेशन, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ऐसा टेम्परेचर जिस पे जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो बराबर हो जाए, इज बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ गैस। एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए गैस के वेपर प्रेशर के, यानी ज़्यादा हो जाए, तो उसी टेम्परेचर को हम क्या बोल देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, उस लिक्विड का। ठीक है ना, बहुत आसान बात है। देखिए, वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर पे सीधे डिपेंड करता है। आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, आप टेम्परेचर को घटाओगे तो वेपर प्रेशर जो है वो भी घटेगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अभी हम कंडीशन ले रहे हैं ये वाली कि किसी भी लिक्विड का मैंने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया
तो जैसे ही मैं किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो उसे बढ़ाने के साथ साथ उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अरे भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर ज़्यादा बनेगी, ज़्यादा वेपर बनेगी तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, सिंपल फंडा है। तो टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ते 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 किसके बराबर हो गया, गैस के वेपर प्रेशर के। तो ये लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड स्टेट चेंज हो जाएगी गैस में। और इसी टेम्परेचर को हम क्या नाम दे देंगे, बॉइलिंग पॉइंट। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर, जनरली अगर मैं बोलूँ नॉर्मल अगर हम बात करें तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड गैस में चेंज हो जाए। कोई लिक्विड है, जैसे मान लीजिए कि वाटर की अगर हम बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट पे चला जाता है। पानी को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पे उबालते हैं तो उसे उबालने पे पानी जो है वो किस में चेंज होने लग जाता है, वेपर में। तो 100 डिग्री सेल्सियस जिस पे वो लिक्विड स्टेट से वेपर में जा रहा है यानी गैसियस स्टेट में जा रहा है, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोल देने वाले हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आ गई। तो भाई डेफिनेशन समझ लें एक बार ध्यान से कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल हो जाए, वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ गैस के। लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ के गैस के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए और लिक्विड स्टेट किस में चेंज हो जाए, गैस स्टेट में। उसी टेम्परेचर को हम क्या नाम दे देंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना। एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर लिक्विड का बराबर हो जाए वेपर प्रेशर गैस के, इसी टेम्परेचर को हम क्या बोल देंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना। तो बहुत आसान बात है। इसके अपोजिट फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे हम, खैर उसकी बात अपन तभी कर लेंगे। फिलहाल अभी आप इतना ध्यान से समझ लीजिए और इसको नोट कर लें। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये चीज़ हमने समझ ली कि भाई एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड चेंज हो जाने वाला है गैस में। और कोई भी लिक्विड गैस में क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ उस लिक्विड का वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। और जैसे ही वेपर प्रेशर बढ़ के गैस के वेपर प्रेशर के बराबर होगा तो वो लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा। और जिस टेम्परेचर पे चेंज हो जाएगा उसी टेम्परेचर को हम क्या बोल देंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो ये चीज़ हमने समझ ली। अब हम हमारा सेकेंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ रहे हैं। और वो क्या है कि व्हेन अ नॉन वॉलीटाइल सोल्यूट एडेड विथ प्योर सॉल्वेंट then the vapor pressure of pure solvent is decreases. That is why boiling point is increases. और ये जो इंक्रीज हुआ है बॉइलिंग पॉइंट, इसी इंक्रीमेंट को, इसी इंक्रीजनेस को हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और डिनोट किससे कर रहे हैं इसको, डेल्टा टीबी से। ठीक, अब इस वाली बात को समझ लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है मैंने। वैसे तो इसमें मोस्ट ऑफ दी पार्ट आपको पता हुआ है, किसी ने अगर शुरू से सारे लेक्चर ध्यान से पढ़े हुए हैं तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखिए, जैसे मैंने 2 कंटेनर लिए, इस कंटेनर में अभी इसको रहने देते हैं, अभी इससे ही बताता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि ये कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में मैंने प्योर सॉल्वेंट ले लिया। क्लोज कंटेनर है। अगर मैं इसको हीट करूं, गरम करूं, तो गरम करने पे क्या होगा, वेपर बनेगी। और हमें पता है कि प्योर सॉल्वेंट के केस में जो वेपर होती है वो ज़्यादा बनती है। और यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर जो लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करती है उसी को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हमने किससे डिनोट कर दिया था, P0A से। P0A यानी क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है ना। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी P0A जो कि ज़्यादा होता है, ये है। अब मान लीजिए कि इसी प्योर सॉल्वेंट में अगर मैं मिक्सअप कर दूं यहाँ पे नॉन वॉलीटाइल सोल्यूट, ठीक, कंटेनर क्लोज है, और इसको भी इसी टेम्परेचर पे हीट करूं, ये क्या बन गया बताइए, प्योर सॉल्वेंट के अंदर मैंने सोल्यूट को मिला दिया, तो अब ये क्या बन गया, सॉल्यूशन।
और मैंने ये वाली चीज़ आपको पहले भी बताई है कि भाई इसको गर्म करेंगे तो इधर के कंपैरिजन में यहाँ पे वेपर तो बनेगी लेकिन कम बनेगी। याद है ना आपके लिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमने पढ़ा हुआ था, उधर पे ये चीज़ हमने डिटेल में पढ़ी हुई है कि प्योर सॉल्वेंट के केस में वेपर ज़्यादा बनती है और वेपर ज़्यादा बनती है तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होता है, जबकि सॉल्यूशन के केस में वेपर कम बनती है। ये वेपर जो प्रेशर अप्लाई करती है उसी को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं, लेकिन सॉल्यूशन के केस में वेपर प्रेशर जिसको हम PA से डिनोट करते हैं इसकी वैल्यू इससे कम होती है। ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। क्यों? क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है, ज़्यादा वेपर बनेगी, ज़्यादा वेपर बनेगी तो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगी तो वेपर प्रेशर ज़्यादा। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर नॉन वॉलीटाइल सॉल्यूट है, एक ऐसा सॉल्यूट जो कभी भी वेपर में चेंज नहीं होता, खुद तो वेपर में चेंज नहीं होता, साथ साथ में सॉल्वेंट को भी वेपर में चेंज होने से रोकेगा। इसके वजह से इधर के कंपैरिजन में इधर वेपर कम बनेगी और इधर वेपर कम बनेगी तो कम वेपर कम प्रेशर अप्लाई करने वाली है और कम प्रेशर तो सिंपल सी बात है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जिसको हम PA से शो करते हैं वो कम होता है प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर यानी P0A से। ठीक, ये वाली चीज़ हमने पहले भी पढ़ी हुई है और इसी बेस पे मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? व्हेन अ नॉन वॉलीटाइल सॉल्यूट एडेड विथ प्योर सॉल्वेंट। देखिए जो प्योर सॉल्वेंट था उस प्योर सॉल्वेंट में जब मैंने नॉन वॉलीटाइल सॉल्यूट को मिक्स किया तो नॉन वॉलीटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में मिक्स करने पे क्या हुआ कि पहले प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0A ज़्यादा था, लेकिन नॉन वॉलीटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे सॉल्यूशन में चेंज हो गया और इसका वेपर प्रेशर PA यानी क्या हो गया? कम। ठीक, पहले वेपर प्रेशर कितना था? P0A। नॉन वॉलीटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे वेपर प्रेशर कितना हो गया? PA। और हमें पता है कि ये ज़्यादा होता है ये कम होता है, मतलब प्योर सॉल्वेंट था जब वेपर प्रेशर ज़्यादा था, नॉन वॉलीटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो वेपर प्रेशर कम हो गया। तो यही चीज़ तो लिखी हुई है हमने कि व्हेन अ नॉन वॉलीटाइल सॉल्यूट एडेड विथ प्योर सॉल्वेंट देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज डिक्रीजेज। अब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट डिक्रीज हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज कर रहा है वो भी मैं समझा रहा हूँ। फिलहाल इतना अपन को समझ में आया। देखिए आगे वाली लाइन समझना ज़रूरी है और ऐसा नहीं है कि ये अपन पहली बार पढ़ रहे हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस चीज़ को कि जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट पे हम नॉन वॉलीटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो नॉन वॉलीटाइल सॉल्यूट डालने की वजह से वो प्योर सॉल्वेंट किस में चेंज हो जाता है? सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम होता है। ये चीज़ हमें पहले से ही पता है। तो जब हमने प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलीटाइल सॉल्यूट को मिलाया और सॉल्यूशन बना लिया तो उसे बनाने पे वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया यानी कम हो गया, पहले जितना था उससे कम हो गया। अब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया, इसके आगे समझ रहे हैं पहले आप इतना नोट करो। जैसे मैं ग्राफ खींचूं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, अब अगर हम टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में ग्राफ खींचें तो वेपर प्रेशर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, सॉरी प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के। ठीक, तो ये वाली चीज़ तो मैं आपके लिए पहले ही बता चुका हूँ कि P0A इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन P। ये चीज़ हमें पहले से ही पता है कि P0A यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट is always greater than vapor pressure of solution। ये चीज़ हमने पहले पढ़ ली है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वे रिलेटिव लोअरिंग वाले लेक्चर को देख लें तो उन्हें समझ में आ जाएगी ये वाली बात। ये मैंने वहाँ पे पढ़ाया हुआ है कि भाई जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। तो अगर वेपर प्रेशर पे मैं मान लीजिए कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे मान रहा हूँ P0A, P0A यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक, इस पॉइंट पे मान रहा हूँ। तो अगर मैंने वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ में इस पॉइंट पे रखा है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो इससे कम ही होता है। तो अगर कम होता है तो कहाँ रखा जाएगा? ऊपर या नीचे? ऑब्वियसली सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या होता है? कम।
और क्यों होता है? क्योंकि प्योर सॉल्वेंट में जब हम नॉन वॉलीटाइल सोल्यूट मिक्सअप करते हैं तो उसे मिक्सअप करने से वो सोल्यूशन बन जाता है और वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। और ये चीज़ हमने लिख ली है, व्हेन अ नॉन वॉलीटाइल सोल्यूट एडेड विथ प्योर सॉल्वेंट देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज डिक्रीजेज। पहले प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था इस पॉइंट पे, जैसे ही मैंने नॉन वॉलीटाइल सोल्यूट को ऐड किया तो वेपर प्रेशर कम हो गया, यानी उसमें क्या आ गई? कमी आ गई। ठीक, अब बात करें अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है गैस के वेपर प्रेशर के। ठीक है ना? लेक्चर की शुरुआत में ही मैंने आपके लिए बताया था कि गैस का वेपर प्रेशर होता है सबसे ज़्यादा, सॉलिड का वेपर प्रेशर होता है सबसे कम, और लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है मॉडरेट मीडियम, यानी ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम। अब मान लीजिए कि कोई प्योर सॉल्वेंट है जिसका वेपर प्रेशर है इस पॉइंट पे, और गैस का वेपर प्रेशर तो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा ये यहाँ पे मान लो ये है गैस का वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा। ठीक, अब मैंने इस वाले लिक्विड का यानी P0A यानी क्या? प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ वेपर प्रेशर भी क्या होता है? बढ़ता है। तो अगर मैं आगे की तरफ चलूँ यानी टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, तो ग्राफ कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा ना, क्योंकि भाई हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, तो ग्राफ कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना वेपर प्रेशर। तो भाई टेम्परेचर बढ़ाते गए वेपर प्रेशर बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ाते गए वेपर प्रेशर बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते ये वेपर प्रेशर बराबर हो गया गैस के वेपर प्रेशर के। और डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट की क्या है कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते गैस के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, उसी टेम्परेचर को हम क्या नाम दे देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर में बढ़ाता गया, टेम्परेचर बढ़ाते गए तो वेपर प्रेशर बढ़ता गया, और इस टेम्परेचर पे आके, टेम्परेचर के इस पॉइंट पे आके इसका यानी P0A यानी क्या? प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ के बराबर हो गया किसके? गैस के वेपर प्रेशर के। और वो टेम्परेचर जिस पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर गैस के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोल देते हैं? बताइए, बोलो। उसी टेम्परेचर को हम बोल देते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ठीक है, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर गैस के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। याद है ना आप लोगों के लिए? तो देखिए P0A का टेम्परेचर हमने बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ वेपर प्रेशर बढ़ा, बढ़ते जैसे ही ये गैस के वेपर प्रेशर के बराबर हुआ तो ये लिक्विड किस में चेंज हो गया? गैस में। और जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे ये लिक्विड गैस में चेंज हो गया, यानी इस लिक्विड का वेपर प्रेशर गैस के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया, इसी टेम्परेचर को हमने क्या बोल दिया? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ T0B। तो बताइए ज़रा कि T0B क्या है यहाँ पे? T0B है बॉइलिंग पॉइंट किसका? P0A वेपर प्रेशर किसका है? प्योर सॉल्वेंट का। तो T0B बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? प्योर सॉल्वेंट का। ठीक, अब आगे बढ़ी, ये रहा सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का भी मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाते गए वेपर प्रेशर बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ाते गए वेपर प्रेशर बढ़ता गया, बढ़ाते टेम्परेचर वेपर प्रेशर भी बढ़ता रहा, और बढ़ते बढ़ते वेपर प्रेशर किसके वेपर प्रेशर के बराबर हो गया? गैस के। और जिस टेम्परेचर पे ये गैस के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया, जिस टेम्परेचर पे ये गैस के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया, इसी टेम्परेचर को हमने क्या बोल दिया? बॉइलिंग पॉइंट। और ये बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा? इसको मैं शो कर दूं TB से। TB बताइए ज़रा, PA वेपर प्रेशर किसका था? सॉल्यूशन का। तो TB बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सॉल्यूशन का। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इस ग्राफ से मैं आपके लिए ये जो थ्योरी लिखी हुई है मैंने, इस थ्योरी को समझा रहा हूँ। ठीक, इस थ्योरी को आपको ध्यान से समझ लेना है। ठीक है ना? तो ध्यान दें आप सब कि पहले था हमारे पास प्योर सॉल्वेंट। थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस ग्राफ को आप। पहले था हमारे पास प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के अंदर जैसे ही हमने नॉन वॉलीटाइल सोल्यूट को ऐड किया तो नॉन वॉलीटाइल सोल्यूट ऐड करने के वजह से वेपर प्रेशर कम हो गया। अच्छा, वेपर प्रेशर कम हुआ
तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का था इस पॉइंट पे, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कहाँ है, इस पॉइंट पे। अब अगर मुझे मान लीजिए कि यहाँ पे टेम्परेचर था 100, तो यहाँ पे तो और बढ़ जाएगा ना। मान लो कि यहाँ पे था 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे हो गया 110 डिग्री सेल्सियस। पहले था कम, बाद में क्या हो गया, ज़्यादा। मतलब देखो वेपर प्रेशर ज़्यादा था तो बॉइलिंग पॉइंट कम था, लेकिन वेपर प्रेशर कम हुआ तो वेपर प्रेशर कम होने के वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज़्यादा। ग्राफ में हम इधर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ना। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ये है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये है, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम है, उल्टा रिलेशन है दोनों के बीच में। तो आप मुझे ज़रा ये बताइए यहाँ पे देख के कि प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट में जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर कम हुआ, वेपर प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। और ये जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, कितना बढ़ा, ये पोर्शन बढ़ गया ना। इसी इंक्रीमेंट को हमने क्या बोल दिया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में हुई बढ़त, बॉइलिंग पॉइंट में हुआ इंक्रीमेंट, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इस वाले पोर्शन को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। शो किससे कर दिया हमने, डेल्टा टीबी से। बात समझ में आ गई। अब यही जो मैंने आपके लिए समझाया है, यही मैंने पूरी थ्योरी में लिखा हुआ है कि व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट added with pure solvent, then the vapor pressure of pure solvent is decreases. That is why boiling point of pure solvent is increases. और यही जो इंक्रीमेंट हुआ है, इसी इंक्रीमेंट को हम क्या नाम दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और शो किससे कर रहे हैं, डिनोटेड बाय डेल्टा टीबी। ठीक है, बहुत आसान बात है, यहाँ से आप देख लीजिए, यही डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने। व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट एडेड विथ प्योर सॉल्वेंट देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज डिक्रीजेस, दैट इज व्हाई बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजेस। और जो इंक्रीजनेस हुई है, जो इंक्रीमेंट हुआ है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, बात समझ में आ गई। बस ध्यान का रखना है आपको यहाँ पे कि देखिए वेपर प्रेशर ज़्यादा था तो ये जल्दी से गैस में चेंज हो गया और बॉइलिंग पॉइंट कम, और वेपर प्रेशर कम था तो वेपर प्रेशर कम होने के वजह से गैस के वेपर प्रेशर में के बराबर होने में टाइम लगा, जिसके वजह से टेम्परेचर ज़्यादा यानी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। प्योर सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट कम, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, उसके वजह से सॉल्यूशन बना तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया। ये जो इंक्रीमेंट हुआ, इसी इंक्रीमेंट को क्या नाम दे दिया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आगे और बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लीजिए। अब ये ग्राफ हमने समझ लिया है कि भाई पहले प्योर सॉल्वेंट था, जैसे ही प्योर सॉल्वेंट में हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया तो वेपर प्रेशर कम हुआ, वेपर प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम था, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ठीक, ये चीज़ आप नॉर्मली भी देख सकते हो। नॉर्मल पानी आप गर्म करोगे जल्दी वेपर बन जाएगी। शक्कर घोल दें अगर हम पानी में और फिर उसको गर्म करें तो वेपर कम बनेगी और थोड़ा देर से बनेगी, ठीक है ना। उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। वो डिपेंड करेगा शुगर के अमाउंट पे, यानी सॉल्यूट के अमाउंट पे, और सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करेगा। तो इसीलिए तो हम इसको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहते ही उसको है जो सॉल्यूट के अमाउंट या नंबर पे डिपेंड करे, ठीक है ना। तो ध्यान दें आप कि जो P0A है यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये गैस के वेपर प्रेशर के बराबर हुआ इस टेम्परेचर पे, यानी T0B पर। तो इसको हमने क्या बोल दिया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और जो PA है यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन गैस के वेपर प्रेशर के बराबर हुआ TB टेम्परेचर पे। तो इस टेम्परेचर को हमने क्या बोल दिया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर हमें निकालना है डेल्टा TB, डेल्टा TB यानी क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी ये चीज़, ये जो बढ़त हुई है, ये जो इंक्रीमेंट हुआ है, ये। तो इसे कैसे निकालेंगे हम बताइए। देखिए TB ज़्यादा है, इसका वैल्यू ज़्यादा है, और T0B का वैल्यू कम है। TB जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक इतना है, अगर मैं इसमें से T0B यानी इतना माइनस कर दूँ तो ये चीज़ निकल आएगी ना। बात समझ में आ गई आपको।
यानी मैं ये लिखूँ कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। ये वाली बात समझ में आ रही है कैसे लिखा है इसको मैंने, कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक यानी टी बी का वैल्यू है 10 और यहाँ से लेके यहाँ तक यानी टी नॉट बी का वैल्यू है 7। तो अगर मैं आपसे ये वाला वैल्यू पूछूं तो कैसे निकालोगे आप? 10 माइनस 7 3 निकल आएगा। बात समझ गए ना? तो ऐसे के यही चीज़ मैं कर रहा हूँ कि डेल्टा टी बी मुझे निकालना है। तो डेल्टा टी बी निकालने के लिए यानी यहाँ से लेके यहाँ तक टी बी में से माइनस कर रहा हूँ टी नॉट बी को, यानी टी बी यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन में से माइनस कर रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को। तो इस कंडीशन में क्या निकल आएगा मेरे पास? डेल्टा टी बी। देखिए स्टूडेंट्स गलती कहाँ कर देते हैं कि टी नॉट बी में से माइनस कर देते हैं टी बी को, तो ये नहीं करना है हमें याद क्या रखना है। देखिए ये वैल्यू ज़्यादा है यानी टी बी वैल्यू ज़्यादा है, तो इसमें से माइनस करना है छोटी वैल्यू यानी टी नॉट बी को। तो इस चीज़ को हम क्या लेने वाले हैं? इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, आगे अगर हम बढ़ें तो एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ प्रूव्ड है। ये एक्सपेरिमेंटली इसका कोई डेरिवेटिव फॉर्म नहीं है हमारे पास। तो एक्सपेरिमेंटली क्या बोला गया है कि डेल्टा टी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। अब हमें पता है कि डेल्टा टी बी मतलब तो क्या है बताइए? डेल्टा टी बी मतलब है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। और स्मॉल एम का मतलब बताओ ज़रा, आप भूल तो नहीं गए? थोड़ा शुरू में पढ़ाया था मैंने। स्मॉल एम का मतलब क्या है? मोलेलिटी। मोलेलिटी हमने पढ़ी हुई है इसी चैप्टर की शुरुआत में, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है और जो ये लेक्चर देख रहे हैं तो वो चाहें तो शुरू वाले जो लेक्चर हैं, शायद सेकंड या थर्ड लेक्चर होगा, तो उस वक्त जाके आप मोलेलिटी को पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? तो देखिए डेल्टा टी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी। ये वाली जो चीज़ है ये कोई डेरिवेटिव फॉर्म नहीं है इसका जो मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूं। ये कैसे निकाली है? एक्सपेरिमेंटली निकाली है। तो इतना तो ध्यान रखना है हमें कि डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्मॉल एम के। ठीक है, अब हमें पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या होगा बताएं? क्या आ जाएगा? बड़ी गलतियां कर रहा हूँ आजकल मैं लिखने में, आप लोगों की संगत का असर है। तो डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के मैंने इक्वल का साइन लगाया तो कांस्टेंट आएगा क्या? के बी। कांस्टेंट आया के बी, मैंने बॉइलिंग पॉइंट के लिए लगाया हुआ है, हमेशा पता है कांस्टेंट के ही आता है। यहाँ पे के बी क्या है बताइए? वेयर के बी इज कांस्टेंट and it is called as molar elevation constant। इसको हम क्या बोल देते हैं? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक, अगर केबी की मैं बात कर रहा हूं तो फॉर वाटर केबी का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.52 सिर्फ वाटर के लिए। वैसे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनमें हमारे लिए केबी का वैल्यू दिया होता है, हमें केबी का वैल्यू याद नहीं करना होता है, लेकिन कम से कम पानी के लिए तो हम याद रखेंगे कि पानी के लिए केबी यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का वाटर के लिए वैल्यू कितना होता है? 0.52। ठीक, इतना आप नोट कीजिए। इस चीज़ को इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं हम इसको, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी स्मॉल एम, और आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल इतना नोट करें आप। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम। स्मॉल एम यानी मोलेलिटी। अब हमें पता है मोलेलिटी इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है बताओ? W1 बाय M1 इंटू 1000 अपॉन W ग्राम। अब ये फॉर्मूला भाई जिनको नहीं पता है उन्हें मोलेलिटी पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक, या फिर भूल गए हैं तो उन्हें दोबारा से मोलेलिटी पढ़ने की ज़रूरत है, तो मोलेलिटी ज़रूर पढ़ लें आप लोग। ठीक, इसको इक्वेशन कौन सी ले ली थी हमने अभी? सेकेंड। अगर हम इक्वेशन सेकेंड में बाय इक्वेशन सेकेंड
मोलेलिटी का यानी स्मॉल m का ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दें, ठीक। तो क्या होगा बताइए, फॉर्मूला क्या बनने वाला है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल m की जगह पे क्या आ जाएगा बताओ, W1 बाय M1 इंटू 1000 अपॉन W ग्राम। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला इक्वेशन थर्ड डेल्टा टी बी कैलकुलेट करने के लिए। डेल्टा टी बी यानी क्या बोलो, डेल्टा टी बी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देख लेते हैं फॉर्मूले में कौन सी चीज़ क्या है, ये तो हमें पता है, डेल्टा टी बी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। के बी यानी क्या है बताओ, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर के बी को हम इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट के बी को, ठीक। इसके बाद फिर W1 मतलब क्या है बताओ, बोलो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मोलेलिटी पढ़ी थी ना। M1 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक। 1000 तो 1000 है। W ग्राम क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि किस में रखना है हमें, इन ग्राम, ठीक। अब ध्यान दें आप लोग कि मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन ये आता है, एक बार बोर्ड में आ भी चुका है शायद से, कि ड्राइव कीजिए फॉर्मूला मोलर मास ऑफ सोल्यूट के लिए विद द हेल्प ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ड्राइव द फॉर्मूला फॉर मोलर मास ऑफ सोल्यूट विद द हेल्प ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की हेल्प से आपको सोल्यूट के मोलर मास के लिए, मोलर मास ऑफ सोल्यूट के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है, सेम एज इट इज़ डेरिवेशन यहाँ तक कर देना है, जितना अभी हमने पढ़ा है इतना ही, बस उसमें एक स्टेप और बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी कि वो फॉर्मूला निकलवा रहे हैं हमसे मोलर मास ऑफ सोल्यूट के लिए, मोलर मास ऑफ सोल्यूट यानी M1 के लिए। हम क्या करें कि ये जो M1 है इसे उठा के डेल्टा टीबी की जगह और डेल्टा टीबी को उठा के M1 की जगह पर ले जाएं, मतलब इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर, दोनों की जगह बदल दें। क्या फॉर्मूला बनेगा, M1 इज इक्वल टू के बी इंटू W1 बाय डेल्टा टी बी इंटू 1000 अपॉन W ग्राम। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा M1 के लिए, M1 यानी मोलर मास ऑफ सोल्यूट के लिए, और इसको हम ले लेंगे इक्वेशन 4, ठीक। यहाँ तक आपको कब करना है, जब वो आपसे कहे कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट के लिए फॉर्मूला ड्राइव कीजिए, तो ये M1 यहाँ तक कर लेंगे अपन, ठीक है ना। तो इतना नोट करें आप। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और उसके लिए हमने एक फार्मूला भी ड्राइव कर लिया, ठीक है ना। अगले लेक्चर में मैं आपके लिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगा आने वाले लेक्चर्स में, और केबी की यूनिट्स भी फाउंड कर लेंगे हम। बाकी फ़िलहाल के लिए आज इतने ही पढ़ने वाले हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए थैंक यू।